सुबह के समय तुमने घर का दरवाजा खोला और मुझे शराब पीते हुए देखा। कूड़ेदान में फेंका हुआ जन्मदिन का केक पड़ा था। तुम्हारी नजरें बेहद ठंडी थीं। शराब पीने के अलावा तुम कोई ढंग का काम नहीं कर सकती। मैं उसके पास जाकर हल्का सा मुस्कुराई और कहा, तो तुम भी एक घूंट पी लो। उसने तुरंत मेरा हाथ झटक दिया। तुम्हें सो जाना चाहिए। उसके जोर से हाथ हटाने पर गिलास की रेड वाइन आधी छलक गई, लेकिन उसी झटके से मेरा नशा भी थोड़ा उतर गया। मैंने गिलास नीचे रखा और उसकी तरफ मुड़कर कहा, आज मेरा जन्मदिन है। ये सुनकर शेन योचू की आंखों में हल्की हलचल हुई, लेकिन अगले ही पल वह फिर सामान्य हो गया। अगर जन्मदिन है तो गिफ्ट भी होना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। अगर तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं ही तुम्हें एक गिफ्ट दे देती हूँ। ये कहकर मैंने सोफे के पास वाली दराज से एक फाइल निकाली और मेज पर फेंक दी। ये है मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट। उसकी नजर फाइल के कवर पर गई। उस पर लिखा था, तलाक समझौता पत्र। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अब कौन सा नया ड्रामा कर रही हो? इतने सालों तक हमारे परिवारों की शादी ने तुम्हें मेरे साथ बांध कर रखा। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। तुम हमेशा अपने पहले प्यार के बारे में सोचते रहे हो ना। जाओ, उसके पास चले जाओ। मैंने तलाक के कागज उसके हाथ में थमा दिए। उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही मैंने धीरे से उसके माथे को चूम लिया, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं हंसते हुए बोली, हमारी शादी सच में बहुत असफल रही। लगता है हम दोनों कभी एक दूसरे के जीवन साथी बनने के लिए बने ही नहीं थे। शेन योचू की आवाज अब भी ठंडी थी। अगर तुमने पहले ऐसा सोचा होता तो हम इतने साल एक दूसरे को तकलीफ नहीं देते। गलती मेरी ही थी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। शायद इस पाप की कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। क्या तुम सच में मरने की हिम्मत रखती हो? मैं कुछ पल रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, अगर मैं मर गई तो अगले जन्म में तुमसे प्यार नहीं करूंगी। पहले मरकर तो दिखाओ। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। मैं उसके जाते हुए पीछे को देखती रही। मेरे होंठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह अब भी मुझसे उतनी ही नफरत करता था। मैं कड़वाहट से मुस्कुराई और सोफे पर बैठ गई। फिर दराज से दूसरी फाइल निकाली। वह मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी। आखिरी पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कैंसर, आखिरी स्टेज। उन शब्दों ने मेरा दम घोंट दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद जब दोबारा खोली तो रिपोर्ट को टुकड़ों में फाड़ दिया। कागज के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। मैंने अपनी शादी की अंगूठी को देखा। उंगलियां धीरे धीरे उस पर फिरने लगीं। फिर मैंने धीरे से वह अंगूठी उतारी और मेज पर रख दी। अगली सुबह मैं अपना सारा सामान समेटकर कार में डाल चुकी थी। नाश्ता तक नहीं किया और जल्दी से विला छोड़ दिया। मैं लगातार गाड़ी चलाती रही। धीरे धीरे शहर पीछे छूट गया और मैं समुद्र किनारे वाले हाईवे पर पहुंच गई। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा चेहरे से टकराई। बाल हवा में उड़ने लगे। अब फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। शेन योचू। मैंने स्टीयरिंग दाईं ओर मोड़ा, दोनों हाथ छोड़ दिए और एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। कार तेजी से रेलिंग से जा टकराई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। ड्राइविंग सीट से लाल खून बहता हुआ सड़क पर फैलने लगा। हालांकि मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा अब भी भटक रही थी। मैंने सोचा था कि मौत के बाद मैं शेन योचू से दूर हो जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आत्मा हमेशा उसके आसपास ही मंडराती रही। हुआन्यू इंटरनेशनल की 60वीं मंजिल पर मैं उसकी कंपनी पहुंच गई। उसके माता पिता की कार दुर्घटना में मौत के बाद पूरी कंपनी अब वही संभाल रहा था। सेक्रेटरी उसके लिए कॉफी लेकर आई। सर, वेस्ट ग्रुप के साथ वीडियो मीटिंग 9:30 बजे शुरू होगी। सारी फाइलें आपकी टेबल पर रख दी गई हैं। शेन योचू ने हल्का सा सिर हिलाया। तभी मेरी नजर उसकी उंगली पर गई। कुछ गायब था। हाँ, उसकी शादी की अंगूठी। वह आमतौर पर अंगूठी नहीं पहनता था, लेकिन शादी की रिंग हमेशा उसकी उंगली में रहती थी। आज उसकी बाईं अनामिका खाली थी, बस हल्का सा लाल निशान बाकी था। सही भी है, अब तलाक हो चुका था। अंगूठी पहनने की क्या जरूरत थी? मुझे अचानक घुटन सी महसूस हुई। कौन सोच सकता था कि मरने के बाद भी इंसान की भावनाएं खत्म नहीं होती। दोपहर होने वाली थी। मैं आदतन समय देखने लगी। पिछले 5 सालों से मैं हर दिन उसके लिए ऑफिस में खाना लेकर आती थी, लेकिन आज मैं नहीं आई। सेक्रेटरी लियू रोयान शायद सब समझ गई थी। उसने तुरंत उसके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे बाद खाना आ गया। सर, पहले लंच कर लीजिए। वह खाना रखकर बाहर चली गई। शेन योचू ने काम खत्म किया और खाने का डिब्बा खोला। एक कौर खाते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शायद उसे स्वाद अलग लगा था। उसने बस कुछ निवाले खाए और खाना एक तरफ रख दिया। तभी मेज पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। वह नाम मेरे लिए जाना पहचाना था। उसकी नजर अब भी फाइलों पर थी, लेकिन उसने यूं ही फोन उठा लिया। योचू, क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई? शेन योचू ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। लगभग। तो आज रात साथ में डिनर करते हैं। शेन योचू ने मेज पर रखी फाइल की ओर देखा। शेन योचू ने हल्के से हामी भर दी। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी फाइलें खत्म की और कंपनी से निकल गया। हुआशिया इंटरनेशनल होटल के बाहर उसकी कार आकर रुकी। चेन जे ने अपने कपड़े ठीक किए और मुस्कुराते हुए उसके उतरने का इंतजार करने लगा। योचू। शेन योचू उसकी तरफ बढ़ा। ज्यादा देर से इंतजार कर रहे हो? चेन जे ने बड़े अपनापन से उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, मैं भी अभी आया हूं। उस स्पर्श से शेन योचू का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो गया। दोनों होटल की तीसरी मंजिल पर बने फ्रेंच रेस्टोरेंट में चले गए। चेन जे ने बड़े जेंटलमैन अंदाज में उसके लिए कुर्सी खींची और उसकी पसंद के कई व्यंजन ऑर्डर किए। मुझे अचानक खुद पर हंसी आने लगी। शेन योचू ने कभी मेरे लिए खाना नहीं परोसा था। हर बार जब मैं उत्साह से उसकी प्लेट में खाना डालती और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती, तो वह हमेशा ठंडे स्वर में कहता, वांगलिन, क्या तुम्हारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? थोड़ा कम कोशिश किया करो। आज चेन जे बहुत खुश लग रहा था। उसके चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी हुई थी। एक एक करके खूबसूरत व्यंजन टेबल पर सजने लगे।
वह पूरे सलीके और शालीनता से पेश आ रहा था। कभी कभी वह शेन योचू की प्लेट में खाना भी रख देता। शेन योचू ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तभी मुझे एहसास हुआ वह किसी की फिक्र करना जानता है। बस वह इंसान मैं कभी नहीं थी। चेंजे धीरे धीरे स्टेक काटते हुए बोला, काफी बेहतर हूँ, बस पेट का दर्द पुरानी बीमारी है, अगर समय पर खाना खाऊं तो ठीक रहता है। शेन योचू कुछ पल सोचकर बोला, मुझे याद है कॉलेज के समय तुम्हें पेट की बीमारी नहीं थी। चेंजे के हाथ रुक गए। उसने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस समय तुम मेरा इतना ख्याल रखते थे, बीमार होने का मौका ही कहाँ मिलता था। शेन योचू की आंखों में हल्की नरमी आ गई। मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। चेंजे ने चाकू कांटा नीचे रखा। वांग लिन ने तुम्हें 5 साल तक अपने पास बांध कर रखा और मैंने भी खुद को किसी और के साथ रहने पर मजबूर किया। लेकिन हम दोनों जानते हैं प्यार कभी मजबूरी से नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर वांग लिन हमारे बीच ना आई होती तो 5 साल पहले ही हम साथ होते। हाँ, सब मेरी ही गलती थी। अब मैं आखिरकार उनके रास्ते से हट चुकी थी। शेन योचू के चेहरे पर अचानक अपराध बोध उभर आया, जैसे उसे 5 साल पहले की सारी बातें याद आ गई हों। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चेंजे उठकर उसके पास आया और झुक गया। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। वांग लिन और उसके परिवार ने ताकत के दम पर तुम्हें मजबूर किया था। उस समय हमारे पास ना ताकत थी ना पैसा, हम विरोध नहीं कर सकते थे। उसकी नजरें धीरे धीरे शेन योचू के होंठों पर टिक गईं और वह धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। लेकिन ठीक उसी पल शेन योचू ने लगभग अनजाने में अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और उसके चुंबन से बच गया। मैं हैरान रह गई। उस पल उसके मन में क्या चल रहा था? क्या उसे मेरी कही हुई बातें याद आ गई थीं? शेन योचू, हमारी शादी के बाद दूसरे मर्दों से दूरी बनाए रखना, उन सब की नीयत तुम्हारे लिए साफ नहीं है। सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने खुद पर कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं कितनी बेवकूफ थी। वह मेरी बातों की परवाह क्यों करेगा? चेंजे के चेहरे पर असहजता आ गई। क्या मैंने हद पार कर दी? मैं तो भूल ही गया था कि तुम शादीशुदा हो। शेन योचू धीरे से बोला, हमारा तलाक हो चुका है। ये कहते हुए उसने अनजाने में अपनी बाईं अनामिका को छुआ। वह अंगूठी जो 5 साल से उसकी उंगली में थी अब वहां नहीं थी, बस उसकी हल्की सी निशानी बाकी थी। चेंजे ने हैरानी जताई, सच में तुम दोनों का तलाक हो गया? लेकिन मैंने साफ देखा उसके होंठों पर खुशी की मुस्कान उभर आई थी। शेन योचू ने उसे वापस बैठाया और धीमे स्वर में कहा, हाँ, हो गया। चेंजे ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया। बहुत अच्छा हुआ योचू, अब तुम्हें खुद को मजबूर करके उसके साथ रहने की जरूरत नहीं। ये खुशी की बात है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। शेन योचू ने बेपरवाही से कहा, इतनी बड़ी बात नहीं है, जश्न मनाने की जरूरत नहीं। कैसे नहीं? चेंजे की आवाज ऊंची हो गई। मैंने इस दिन का 5 साल इंतजार किया है योचू, सिर्फ मेरे लिए सही, आज अच्छी तरह जश्न मनाते हैं। उसके चेहरे की चमक देखकर शेन योचू उसे मना नहीं कर पाया। खाना खत्म होने के बाद दोनों होटल की 8वीं मंजिल पर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। हालांकि मैं यह सब देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी आत्मा जैसे खुद उसके पीछे खींची चली जा रही थी। 8वीं मंजिल पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात शेन योचू की दोस्तों से हुई। तुम आ गए, जल्दी अंदर आओ। चेंजे सीधे उसका हाथ पकड़कर प्राइवेट रूम में ले गया। कमरे के अंदर कान फाड़ देने वाला संगीत बज रहा था। चेंजे ने उसका कंधा थाम रखा था, मानो सबको यह जताना चाहता हो कि शेन योचू अब उसका है। दोस्त लगातार शोर मचा रहे थे। गिलास बार बार भरते और खाली होते रहे। आखिर में शेन योचू इतना पी चुका था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसका सिर चकरा रहा था। उसने आंखें मिचमिचाकर घड़ी देखी और बुदबुदाया, 12 बज गए, मुझे घर जाना चाहिए। वांग लिन हमेशा मुझे देर से घर आने पर डांटती थी, हर बात पर रोक टोक कितनी परेशान करती थी। चेंजे उसके बिल्कुल पास बैठा था। शायद उसने उसकी बातें सुन ली थी। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने धीरे से उसकी कमर थामी और नरम आवाज में कहा, योचू, तुम दोनों का तलाक हो चुका है। अब कोई तुम्हें बांध कर नहीं रखेगा। तुम्हें अब शराब न पीने या जल्दी घर लौटने जैसे वादे निभाने की जरूरत नहीं। शेन योचू ने आंखें बंद करके हल्की मुस्कान दी। हाँ, हमारा तलाक हो चुका है। हाँ, सच में हम तलाक ले चुके हैं। उसे इतना खुश देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उससे इतने साल प्यार किया, लेकिन बदले में उसकी जरा सी मोहब्बत भी नहीं पा सकी। वह लड़खड़ाते हुए किसी के हाथ से शराब का गिलास लेकर एक ही सांस में पी गया। थोड़ी शराब उसके होंठों से बहती हुई गर्दन तक उतर गई। उस पल वह किसी मोहक जादू की तरह बेहद आकर्षक लग रहा था। चेंजे की निगाहें उस पर टिक गईं। उसका गला अनजाने में सूख गया। बस अब काफी है। उसने समय रहते बाकी लोगों के बढ़ाए हुए गिलास रोक दिए। आज के लिए इतना ही। योचू बहुत नशे में है, मैं उसे आराम करने ले जाता हूँ। इतना कहकर उसने शेन योचू को सहारा दिया और धीरे धीरे कमरे से बाहर ले गया। शेन योचू बिना कुछ बोले उसके साथ बाहर निकल गया और दोनों लिफ्ट में चढ़ गए। 6ठी मंजिल पर पहुंचकर चेंजे ने शेन योचू को एक कमरे के सामने लाकर रोका। उसने पहले से तैयार किया हुआ कार्ड निकाला और दरवाजा खोल दिया। क्या अब मुझे अपनी आंखों से उन दोनों को एक दूसरे में खोते हुए देखना पड़ेगा? मेरे लिए यह बहुत क्रूर था। दोनों कमरे के अंदर गए। चेंजे ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और उसके कपड़े उतारने ही वाला था कि अचानक शेन योचू उठकर बैठ गया और उसे धक्का दे दिया। उसकी चमकती आंखों में कोई खास भावना दिखाई नहीं दे रही थी। चेंजे कुछ पल के लिए चौंक गया। क्या हुआ? शेन योचू लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मैं दूसरा कमरा ले लेता हूं। नशे से उसका सिर भारी था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
वह लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकलते ही किसी से टकरा गया। चेन जे वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शेन योचू अब भी उस आदमी के लिए खुद को बचाकर रखे हुए है। अगली सुबह चेन जे ने खुद को संभाला और चेहरे पर फिर वही परफेक्ट मुस्कान सजा ली। वह बड़े अपनापन से शेन योचू के कंधे पर हाथ रखे हुए उसके साथ लिफ्ट से नीचे उतरा। होटल की लॉबी में पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। चमकदार लॉबी लोगों से भरी हुई थी। चेन जे और शेन योचू दोनों ने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा। वह इस होटल का लॉबी मैनेजर था और मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त भी, शाओ जीबो। मैं उत्साहित होकर उसकी तरफ भागा। मैं उसे बताना चाहता था कि अब इस मामले में मत पड़ो, लेकिन मेरी आत्मा सीधे उसके शरीर के आर पार निकल गई। तभी मुझे फिर याद आया, मैं मर चुका था। शाओ जीबो आगे बढ़ा और रक्षक की तरह शेन योचू के सामने खड़ा हो गया। शाओ जीबो, हमारे 3 लोगों के मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, चेन जे ने ठंडे स्वर में कहा। 5 साल पहले वांग लिन ने अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके योचू को उससे शादी करने पर मजबूर किया था। अगर वह बीच में नहीं आता तो मैं और योचू इतने साल अलग नहीं रहते। और अब वांग लिन के पास है ही क्या? वो तो बस एक ऐसा आदमी था जो औरत के पैसों पर जीता था। शाओ जीबो ने तिरस्कार से शेन योचू की तरफ देखा। औरत के पैसों पर जीता था? वह हंसा। मैंने आज तक कोई आदमी वांग लिन जैसा नहीं देखा। उसने एक औरत के लिए अपना पूरा करियर छोड़ दिया। चुप रहो। चेन जे गुस्से से उसे घूरने लगा। योचू कैसा इंसान है मैं सबसे बेहतर जानता हूं। शाओ जीबो ने तिरस्कार से कहा। सच में? क्या तुम भूल गए कि आखिर में तुम खुद किसी अमीर लड़की के साथ विदेश चले गए थे? चेन जे के चेहरे पर घबराहट उभर आई। उसने जल्दी से शेन योचू की तरफ देखा और सफाई देने लगा। अगर वांग लिन बीच में नहीं आता तो मैं कभी योचू को छोड़कर नहीं जाता। शाओ जीबो हंस पड़ा। तुम्हें लगता है तुमने घटनाओं का क्रम उल्टा नहीं कर दिया? फिर उसकी आवाज भारी हो गई। 5 साल, अगर 5 साल किसी कुत्ते को भी पालो तो वह भी पूंछ हिलाने लगता है। और वांग लिन ने तो शेन योचू से दिल खोलकर प्यार किया था, लेकिन बदले में उसे उसकी एक सच्ची नजर तक नहीं मिली। शाओ जीबो ने सीधे शेन योचू की आंखों में देखा। उम्मीद करता हूं कि तुमने सच में उससे कभी प्यार नहीं किया, वरना जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया, उस दिन तुम्हें पछतावे का असली मतलब समझ आएगा। अपने दोस्त को मेरी इतनी रक्षा करते देख मेरा दिल भर आया। वो पहला इंसान था जिसे मेरी मौत की खबर मिली थी। जब वह अस्पताल पहुंचा और मेरी लाश देखी, उस वक्त वह पूरी तरह टूट गया था। मैं उसे कहना चाहता था, अब और मत लड़ो, लेकिन वह मुझे सुन ही नहीं सकता था। शेन योचू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उससे प्यार नहीं करता। शाओ जीबो व्यंग्य से हंसा। उम्मीद है तुम अपनी आज की बात याद रखोगे और भविष्य में ऐसा दिन कभी ना आए कि तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़े। इतना कहकर वह मुठ्ठियां भींचे हुए मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। उसके बाद शेन योचू वापस कंपनी लौट आया और हमेशा की तरह काम में डूब गया। पूरी रात शराब पीने की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ी देर आराम करते हुए उसने फिर से सेक्रेटरी से बेहद गाढ़ी कॉफी मंगवाई। कॉफी का इंतजार करते हुए उसने अपना निजी फोन उठाया, जो पूरी रात शांत पड़ा था। मैं भी उसके पास जाकर स्क्रीन देखने लगी। चेन जे ने उसे रात के खाने के लिए मैसेज किया था। कुछ पल सोचने के बाद उसने जवाब भेजा, आज रात कुछ काम है, अगली बार मिलते हैं। मैसेज भेजने के बाद लियू रुयान ने शांत स्वर में पूछा, क्या वांग लिन का कोई फोन आया था? कुछ पल सोचने के बाद उसने जवाब दिया, नहीं। शेन योचू ने अपनी आंखें झुका लीं और फिर कुछ नहीं कहा। लियू रुयान के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे लगा शायद पहली बार शेन योचू ने खुद मेरी खबर पूछी थी, क्योंकि इतने सालों में हमेशा मैं ही उसके पीछे भागता रहा था। कॉफी खत्म करने के बाद उसने फोन नीचे रखा और फिर से काम में डूब गया। दोपहर में लियू रुयान उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आई। शेन योचू ने बस 2 कौर खाए और फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये खाना कहाँ से मंगवाया है? हुआशिंग रेस्टोरेंट से। लियू रुयान थोड़ी झिझकते हुए बोली, क्या खाना पसंद नहीं आया? फिर वह घबराकर जल्दी से समझाने लगी, इन 5 सालों में आपका लंच हमेशा मिस्टर वांग लिन खुद लेकर आते थे। बारिश हो या तूफान, वह कभी देर नहीं करते थे। उन्हें डर था कि अगर आपको पता चल गया कि खाना उन्होंने बनाया है तो आप खाएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे कहा था कि मैं आपको सच न बताऊं। इसी वजह से मैंने कभी नहीं बताया। सॉरी सर, मुझे अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, पहले चाहे मैं कितनी भी मेहनत से उसके लिए खाना बनाऊं, अगर उसे पता चल जाता कि खाना मैंने बनाया है तो वह एक निवाला भी नहीं खाता था। उसके बाद मैं और भी सावधान हो गया। मैंने खुद को छोटा कर लिया, बस उसे खुश करने की कोशिश करता रहा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि वह मुझसे प्यार करेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वह मेरे प्यार को ठुकराए नहीं। शेन योचू धीमे स्वर में बोला, शायद मैं उसी स्वाद का आदी हो गया था। अचानक नया स्वाद अपनाना मुश्किल लग रहा है। इतना कहकर उसने बस हाथ हिलाया और लियू रुयान को बाहर जाने का इशारा किया। वह चुपचाप सामने रखे खाने को देखता रहा, फिर दोबारा काम में लग गया। जब तक उसने सारे काम खत्म किए काफी देर हो चुकी थी। उसने समय देखा और कार लेकर विला वापस लौट आया। घर को 2 दिन से उसके मालिक का इंतजार था। नौकर और मेड्स पूरी मेहनत से विला संभाल रहे थे। शेन योचू को लौटता देखकर बुजुर्ग नौकर खुशी से बोला, मैडम आप आ गए, मैं अभी किचन में कहकर आपके लिए खाना बनवाता हूँ। शेन योचू ने अपना कोट उतारकर मेड को पकड़ा दिया और सहज स्वर में पूछा, सर घर पर हैं? नौकर ने सिर हिलाया। सर कल सुबह गाड़ी लेकर निकले थे,
अब तक वापस नहीं आए। शेन योचू ने बस शांत स्वर में कहा, ठीक है, खाना तैयार करवा दो। नौकर तुरंत काम में लग गया और मैं उस घर को चुपचाप देखता रहा। 5 सालों से हर रात उसका इंतजार करने वाला इंसान अब वहां नहीं था। तभी उसे सच में एहसास हुआ, मैं पूरी तरह जा चुका था उसकी जिंदगी से, उस घर से, हमेशा के लिए। शेन योचू खाली बेडरूम को देखता रहा। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। वह सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी उसकी नजर रोशनी में चमकती एक शादी की अंगूठी पर पड़ी। ये वही जोड़ी वाली रिंग थी जिसकी दूसरी अंगूठी वह खुद पहनता था। उसने अंगूठी उठाई। उसकी गहरी समुद्र जैसी आंखों में हल्की लहरें सी उठी। वह काफी देर तक उस अंगूठी को घूरता रहा। उसके चेहरे पर उलझन थी। शायद उसे आखिरकार एहसास हो रहा था कि मैं सचमुच उसे छोड़कर चला गया हूँ। कुछ दिनों बाद चेनजे खुद उससे मिलने कंपनी आया। शेन योचू कुर्सी पर बैठा ढेर सारी फाइलों को देखते हुए बोला, शायद मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा। चेनजे मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। पता ही नहीं चला कब 1 घंटा गुजर गया। आखिरकार शेन योचू ने सारी फाइलें खत्म कर लीं। वह उठकर चेनजे के साथ डिनर के लिए जाने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और कुछ पल झिझकने के बाद कॉल रिसीव कर ली। यह उसका निजी नंबर था। बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता था। फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, शेन योचू, मैं शाओ जीबो बोल रहा हूँ, तुम अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ। शेन योचू ने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? उसके और शाओ जीबो के बीच मेरे अलावा कोई रिश्ता नहीं था। फोन पर कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर शाओ जीबो ने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों ने तलाक का एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, इसलिए कानूनन तुम अब भी वांगलिन के सबसे करीबी रिश्तेदार हो। शेन योचू की आंखें सिकुड़ गईं। तुम क्या कह रहे हो? शाओ जीबो ने बेरुखी से दोहराया। वांगलिन की लाश का अंतिम संस्कार करना है, उसके लिए तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। शेन योचू को साफ यकीन नहीं हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें ये सब खेल बहुत मजेदार लगते हैं? फोन के दूसरी तरफ शाओ जीबो की आवाज आई, अगर खेल है या नहीं तो यहाँ आकर खुद देख लो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। शेन योचू के होंठों पर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। 2 दिन छिपने के बाद आखिरकार सामने आने की हिम्मत तो हुई। चेनजे उसके पास आया और नरमी से पूछा, योचू, किसका फोन था? शेन योचू होश में लौटा और हल्की माफी भरे स्वर में बोला, सॉरी चेनजे, मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं आज तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा। चेनजे का चेहरा एक पल को बदल गया, लेकिन उसने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है, हम अगली बार साथ खाना खा लेंगे। जब शेन योचू पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने शाओ जीबो को वहां खड़े देखा। उसका चेहरा दर्द और थकान से भरा हुआ था। शेन योचू की भौहें सिकुड़ गईं। वह उसके पास चला गया। शाओ जीबो ने उसे बस एक ठंडी नजर से देखा और पास खड़े पुलिस अफसर से कहा, यह वांगलिन का पति है, साइन यही करेगा। उसकी आवाज भी भारी और बैठी हुई थी। शेन योचू चिढ़कर बोला, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? एक पुलिस वाले ने धीरे से कहा। हिम्मत रखिए। शेन योचू की आंखें सिकुड़ गईं। शायद उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पुलिस वाले ने धीमे स्वर में कहा, पहले आइए, आप शव की पहचान कर लीजिए। वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा और मैं जानना चाहता था, जब वह मेरी लाश देखेगा तो उसके चेहरे पर कैसी भावना होगी? क्या उसे जरा सा भी दुख होगा? हम सब एक कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बिस्तर था। उस पर एक शरीर सफेद चादर से ढका हुआ पड़ा था। पुलिस वाला बोला, लाश को 2 दिन हो चुके हैं। मौसम गर्म होने की वजह से शरीर सड़ना शुरू हो गया है। कुछ जगहों पर गलन भी आ गई है, इसलिए हमारी सलाह है कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शेन योचू ने धीमे स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या कह रहे हो? पुलिस वाले ने शांत आवाज में समझाया, 2 दिन पहले आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सुनते ही शेन योचू जैसे पूरी तरह जड़ हो गया। उसने अपने बगल में लटकते हाथों को कसकर भींच लिया। यह कैसे हो सकता है? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि बिस्तर पर पड़ा इंसान मैं हूं। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बिस्तर तक पहुंचा। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं जब उसने सफेद चादर को छुआ, लेकिन चादर उठाने से पहले वह ठिठक गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे चादर हटाई और फिर वह बस मुझे देखता रह गया, उस चेहरे को जिसे वह इतने सालों से देखता आया था, इतना परिचित कि शायद उसकी हड्डियों तक में बस चुका था। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से मुझे देखता रहा। जैसा सोचा था, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, न दर्द न आंसू, अब भी उतना ही ठंडा। तभी शाओ जीबो की आवाज गूंजी, तुम सोचते हो ये सिर्फ हादसा था? वह व्यंग्य से हंसा, दुनिया में इतने हादसे नहीं होते। तुमने उसका दिल तोड़ा, कैंसर ने उसका शरीर तोड़ दिया। वैसे भी वह ज्यादा दिनों तक जी नहीं सकता था। शाओ जीबो की आंखें लाल हो चुकी थीं। शेन योचू, वांगलिन ने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। उसने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया। तुम्हें लगता था उसने तुम्हारी आजादी छीन ली, लेकिन सच तो यह है कि वह भी अपने परिवार के फायदे की बस एक मोहरा था। फिर भी उसने तुम्हारी सारी नफरत और गुस्सा अकेले सहा। शेन योचू वहीं खड़ा रह गया। उसकी पलकें झुकी हुई थीं।
उसने सामने रखे पुष्टि पत्र को देखा। उसका दिल जैसे कसकर सिकुड़ गया हो। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे उस कागज पर साइन कर दिए। फिर उसने मेरी लाश को आग में जाते देखा। भड़कती हुई लपटें धीरे धीरे मुझे पूरी तरह निगल गईं। अंतिम संस्कार के बाद श्मशान के कर्मचारी मेरी राख एक कलश में भरकर बाहर लाए। शाओ जीबो आगे बढ़ा उसे लेने के लिए, लेकिन बीच में ही शेन योचू ने वह कलश उससे ले लिया। उसने राख का कलश अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, वह मेरा पति था। उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी जरूरत नहीं। शाओ जीबो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे दे दो। उसने हाथ बढ़ाकर कलश छीनने की कोशिश की, लेकिन शेन योचू ने उसे और कसकर पकड़ लिया और एक कदम पीछे हट गया। वह मेरा पति था, उसने दोबारा जोर देकर कहा। उसकी आखिरी रस्म मैं ही करूंगा। उसके बाद शेन योचू राख का कलश लेकर विला लौट आया। वह उसे सीने से लगाए सीधे कमरे में चला गया। पूरी रात उसने आंख नहीं झपकी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वह राख का कलश उठाकर कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियां उतरते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह 2 सीढ़ियां नीचे गिर पड़ा। लेकिन गिरते वक्त भी उसने सबसे पहले कलश को कसकर सीने से लगा लिया, मानो उसे डर हो कि उसे हल्की सी चोट भी न लग जाए। वह बहुत सावधानी से राख का कलश हॉल के बीच रखी मेज पर रखता है और खुद अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां देखने लगता है। अगली सुबह मेरा दफन होना था, उससे पहले बहुत सारी तैयारियां बाकी थीं। सुबह सुबह शाओ जीबो भी आ गया। कुछ ही देर बाद चेन जे अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। शेन योचू लगातार चुपचाप मेज पर रखे राख के कलश को देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी। चेन जे ने कलश की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद यही सबसे अच्छा अंत था। अब उसे अधूरे प्यार का दर्द नहीं सहना पड़ेगा और अब मेरे और योचू के बीच भी कोई रुकावट नहीं रही। ये सुनते ही शाओ जीबो की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से चेन जे की तरफ देखा। शाओ जीबो की आवाज पहले कभी इतनी ठंडी और गुस्से से भरी नहीं थी। अभी असली पति की मिट्टी भी ठंडी नहीं हुई और तीसरा आदमी यहां आकर भविष्य की खुशियां मना रहा है। इतना कहकर उसने चेन जे के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। चेन जे तुरंत गुस्से में आ गया और पलटकर मारने ही वाला था कि बस शेन योचू की भारी आवाज अचानक गूंज उठी। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। वह बस ठंडे स्वर में बोला, चेन जे तुम वापस चले जाओ। चेन जे एक कदम आगे बढ़ा और जल्दी से समझाने लगा, योचू मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि यह हम तीनों के लिए एक तरह की मुक्ति है। मुझे पता है तुम्हें अपराध बोध हो रहा है, लेकिन तुम उसकी मौत का दोष खुद पर नहीं डाल सकते। शेन योचू ने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। अभी चले जाओ। चेन जे ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेन योचू ने एक कदम पीछे हटकर उसका हाथ टाल दिया। उसके बाद शाओ जीबो और शेन योचू दोनों मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। कुछ देर बाद नौकर खाना रखकर चला गया। शेन योचू की नजर खाने पर पड़ी और अचानक उसे पिछले 5 सालों से रोज महसूस होने वाला वही घरेलू स्वाद याद आने लगा। अनजाने में वह स्वाद उसकी आदत बन चुका था। उसकी नजर धीरे धीरे दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर पर जा टिकी। तस्वीर में मेरी मुस्कान बेहद चमकदार थी। उसके होंठ धीरे से कांपे। सॉरी वह धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसने अपना चेहरा दोनों बाहों में छिपा लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। शायद उसे मेरी कही हुई बातें याद आ गई थीं। योचू, शादी के बाद तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। बाकी मर्दों से दूर रहना। शायद उसे हमारी शादी के बाद की छोटी छोटी बातें भी याद आने लगी थी। उसका पहला जन्मदिन, मैंने उसके लिए बड़ी मेहनत से एक फोटो एल्बम बनाया था। दूसरे जन्मदिन पर मैं खास उसके गांव गया था और वहां की मशहूर डिश बनाना सीखा था ताकि उसे खुद अपने हाथों से खिला सकूं। तीसरे जन्मदिन पर मैंने आधी रात ठीक 12 बजे उसे अपने हाथों की बनाई लंबी उम्र वाली नूडल्स खिलाई थी। चौथा जन्मदिन, अचानक उसके दिमाग में यादें रुक गईं। हाँ, उस साल उसने अपना जन्मदिन मेरे साथ नहीं मनाया था। उस दिन चेन जे का फोन आया था और वह बिना एक पल सोचे उसी के पास चली गई थी। मैंने देखा वह धीरे धीरे अलमारी के पास गया और दराज खोलकर वह फोटो एल्बम निकाला जो मैंने उसे दिया था। वह एक एक तस्वीर को चुपचाप देखता रहा। इतना जीवंत इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। शायद अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दिल में सचमुच दर्द उठ रहा है। अंतिम संस्कार वाले दिन आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। सुबह सुबह शाओ जीबो काली छतरी लेकर कब्र के सामने खड़ा था। कई लोग श्रद्धांजलि देकर धीरे धीरे लौट गए। आखिर में वहां सिर्फ 2 लोग बचे, शेन योचू और शाओ जीबो। शेन योचू की आंखें बेहद गहरी और शांत थीं। कोई भी उसके चेहरे से उसके असली भाव नहीं पढ़ सकता था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, उसे कैंसर कब हुआ था? शाओ जीबो आगे बढ़ा। उसने झुककर मेरी तस्वीर पर गिरी बारिश की बूंदें अपनी बाह से पोंछी। 1 हफ्ते पहले हम सब साथ खाना खा रहे थे। अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। मैं उसे अस्पताल ले गया। शायद रिपोर्ट
उसे आत्महत्या करने से एक दिन पहले मिली थी। उसने उसी दिन मुझे फोन भी किया था और कुछ अजीब बातें कही थीं। शाओ जीबो की आवाज भारी हो गई। कैंसर ने उसके शरीर को जरूर तोड़ा था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा तोड़ने वाली चीज थी तुम्हारा उससे प्यार न करना। शेन योचू को खुद नहीं पता चला कि वह विला कैसे लौट आया। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधे सीढ़ियां चढ़कर कमरे में चला गया। कमरा अब लगभग खाली था, मेरी कोई चीज वहां नहीं बची थी। वह धीरे से बिस्तर पर लेट गया। फिर अचानक जैसे उसे कुछ महसूस हुआ, उसका हाथ धीरे धीरे तकिए के नीचे टटोलने लगा। आखिरकार उसे वह चीज मिल गई जिसे मैंने छिपा कर रखा था, एक छोटा सा यूएसबी ड्राइव। उसने उसे कंप्यूटर में लगाया। उसके अंदर मेरी दर्जनों यादें थीं, वीडियो, डायरी, रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ था। शेन योचू की उंगलियां हल्के से कांपने लगीं। वह गहरी नजरों से स्क्रीन को देखता रहा और एक एक करके सारी फाइलें खोलने लगा। जिस प्यार को हम हल्के में लेते हैं उसकी कीमत अक्सर खोने के बाद समझ आती है। शेन योचू को वांग लिन का प्यार तब समझ आया जब वह हमेशा के लिए चला गया।